सर कनाडा का 2026 में ओपन होना ऐसा चांसेस लगते हैं? कि हमने बाहर जाना है किसी को दिखाने के लिए, या बुआ का लड़का बाहर है तो वही मेरा लड़का भी जाएगा, तो चाचा का लड़का बाहर है तो ये भी जाएगा, तो जिसे हम भेड़ चाल कहते हैं, दैट इज नॉट गुड इन एनीथिंग। लेकिन आपको बेड़ियों में जकड़ के आर्मी के प्लेन में या डिपोर्ट करके लेके आना। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहित बब्बर और स्वागत करता हूं आपका द चिट चैट शो में। आज की डेट में जो पिछले 3-4 साल से एक इमिग्रेशन, अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पे बाहर जाना चाहता है उसे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्वेश्चन एयरपोर्ट पर पूछे जाते हैं, ये जो भी अब्रॉड में सेटल होना चाहता है उसके माइंड में आते हैं। आज वही सभी सवालों के जवाब हम लेंगे अपने इमिग्रेशन एक्सपर्ट से। उनको बुलाने से पहले मैं दो पंक्तियां कहना चाहूँगा कि सपनों और हौसलों को उड़ान देने एक एक्सपर्ट आए हैं। आसान वीज़ा के रास्ते और देश को बदलने का जुनून साथ में लाए हैं। जो रुकावट को रास्ता और डर को टेक ओवर करने का जानते हैं राज। स्वागत है आपका अमन अत्री जी इस पॉडकास्ट में आज। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ऑडियंस ये जानना चाहती है कि हमारे देश को इमिग्रेशन की क्यों ज़रूरत है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, इमिग्रेशन जो है ये आज का नहीं है, सदियों से ये प्रोसेस है। जिसको जहाँ जाना है रोजी रोटी के लिए या पढ़ाई के लिए, तो ये इतिहास भी रहा है हमारा कि लोग नालंदा में पढ़ने आते थे तो लोग बाहर भी पढ़ने जाते थे। जैसे आज चाइना में भी लोग पढ़ने MBBS करने जाते हैं। तो इमिग्रेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये बहुत पुराना प्रोसेस है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि अभी शुरू हुआ है। लोग टूरिस्ट वीज़ा हम देख रहे हैं 2025 में काफ़ी रिजेक्ट हुए हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? इस टूरिस्ट वीज़ा जो है बेसिकली आप घूमने के लिए लगाते हैं। 15 से 20 सालों में प्रॉब्लम यही है कि लोग टूरिस्ट वीज़ा पे गए वापस ही नहीं आए। तो कंट्रीज़ ने अभी कुछ नॉर्म्स अपने अपडेट किए हैं ताकि इलीगल इमिग्रेशन को स्टॉप करने के लिए। तो उसकी रिगार्डिंग ये है कि जो जैसे ही आप टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं तो आप अपनी बैंक की जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो प्रॉपर दीजिए। जो आपकी ITR है, ITR में जो अर्निंग है उसी हिसाब से आपके फंड्स होने चाहिए। राइट, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपकी 7 लाख की ITR है जो टैक्सेशन से फ्री है, तो उसके 60,000 पर मंथ आपकी इनकम हुई। बिल्कुल राइट, तो उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस भी अगर डिडक्ट करते हैं तो मोर एंड लेस यू कैन सेव अप टू 1 या 1.5 लाख। जी। राइट, अब आप काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, तो कायदे से तो आपकी जो सेविंग है वो 7-7.5 लाख की होनी चाहिए। बिल्कुल। अब आप फंड्स दिखा रहे हैं 15 लाख के, 18 लाख के, वो भी इमीडिएट फंड्स, ट्रांजैक्शनल नहीं है। वो एक मेजर इशू होता है। सबसे प्रॉब्लम जो आती है तो इसी की आती है। दूसरा होता है फैमिली टाइप्स। घर वाले हैं, आपके नाम पे घर हो या प्रॉपर्टी हो या आपके पेरेंट्स हैं, तो पर उसकी रिजेक्शन कम आती है। मेजरली इकोनॉमिकल बेसिस पे रिजेक्शन ज़्यादा आती है। तो सर, आज के टाइम पे देखा जाता है अपने नॉर्थ साइड में, अगर हम बात करें पंजाब में, तो यहाँ पे क्या होता है, जो विलेजेस से हैं, जब वो स्टडी कर रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता कि हमें अब्रॉड जाना है, ऐसा कोई प्लान होता है। और उनके पेरेंट्स के पास कोई इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं होती है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट अच्छी होती है, तो वो इस केस में क्या करें? उस केस में देखिए, रिटर्न तो आप कभी भी भर सकते हैं। रिटर्न तो आप बैकडेट में भी CA से कंसल्ट करके थोड़ी सी पेनल्टी लगती है, भरवा सकते हैं। तो इनकम के लिए J फॉर्म्स जैसे खेती में होते हैं, तो वो इनकम प्रूफ्स लगे जाते हैं साथ में, तो J फॉर्म लगा के वो दे कैन अप्लाई फॉर दैट। काफ़ी लोग सोचते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा पर ना जाके स्टडी वीज़ा पे वहाँ पे जाया जाए और उसके बाद वर्क परमिट में हम उसे कन्वर्ट करवा लें। क्या ये इमिग्रेंट्स के लिए ठीक होता है? नहीं, स्टडी वीज़ा जैसे आप लेते हैं तो उसके बाद वर्क परमिट तो ऑटोमेटिकली आता ही, वो सिस्टम ही है। जी। जैसे मैं आपको फ्रांस की एग्जांपल दूं, तो आपका 3 साल का स्टडी वीज़ा है तो 20 मंथ्स का आपको वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है। राइट, जैसे कनाडा में 3 साल का आपका स्टडी वीज़ा है, साथ में 2 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो दैट इज़ जेन्युइन, वो एक जेन्युइन इमिग्रेशन है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हैं या असाइलम के लिए जाते हैं, तो दैट इज़ इमिग्रेशन इलीगल हो जाता है। वहाँ पे आपके डिपोर्ट होने के भी चांसेस होते हैं वहाँ से, अगर आप केस हार जाते हो या गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल, हाल ही में देखा भी गया था कि अमेरिका से वहाँ की गवर्नमेंट ने कितने इंडियंस को डिपोर्ट किया। किसी को समझ में नहीं आया कि पॉलिटिकल रिश्ते इतने अच्छे होने की वजह से भी USA से, देखिए, डिपोर्ट होना अलग चीज़ होता है कि आपको बोल दिया गया कि आपने घर जाना है, आपने पासपोर्ट लिया, अपनी टिकट बुक कराई एंड यू केम बैक। लेकिन आपको बेड़ियों में जकड़ के और आपको एक आर्मी के प्लेन में यहाँ डिपोर्ट करके लेके आना, वो मैं समझता हूँ कि वो डिपोर्टेशन नहीं था, वो पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन जो चल रही हैं इंडिया और USA के बीच में, वो चक्कर है। कोई अगर विलेज का बच्चा है, वो 50 लाख रुपए लगा के वहाँ गया, वो भी 6 महीने का रास्ता किस किस तरीके से वहाँ पे पहुँचा और उसके बाद उसे कुछ समय बाद यहाँ पे भेज देना बहुत गलत है। तो आप डंकी की बात करें ना? हाँ जी, हाँ जी।
देखिए सर, मैं डंकी को प्रमोट नहीं करता। पहली बात तो किसी के भी कंट्री में इलीगली जाना गलत है। अगर हमारे देश में या हमारे स्टेट में भी कोई इलीगली आए तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। दूसरी चीज़, जो लोग 50 लाख लगा के जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि वो यहीं पे काम करें जिसके पास 50 लाख रुपया है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास खेत हैं, तो आई डोंट थिंक उनको जाना चाहिए। इमिग्रेशन उन लोगों के लिए बने हैं सर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पीपल हैं, जिनके बच्चे पढ़ सकते हैं बट यहाँ उनके लिए प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो वो उन लोगों के लिए इमिग्रेशन है कि माँ बाप कर्जा लेके या लोन करा के वो भेजते हैं, बच्चा वहाँ पढ़ाई करता है, आगे सेटल होता है, सो दैट उनकी फैमिली की जो कंडीशन है वो सुधर सके। वो ठीक है उनके लिए। लेकिन जो सिर्फ के हमने बाहर जाना है किसी को दिखाने के लिए, या बुआ का लड़का बाहर है तो ये मेरा लड़का भी जाएगा, तो चाचा का लड़का बाहर है तो ये भी जाएगा, वो जैसे हम भेड़ चाल कहते हैं, दैट इज़ नॉट गुड इन एनीथिंग, नॉट ओनली इमिग्रेशन, किसी में भी। बिल्कुल। देखो, आपने बहुत ही डीप वाली बात करी है कि आज की डेट में ना पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं फोर्स करते हैं बच्चों को। अगर बच्चे का ध्यान नहीं है अब्रॉड में जाने का, बट उसको फोर्स किया जाता है तू बाहर जा, एक हमारा भी नाम बनेगा कि हमारा मुंडा बाहर गया हुआ है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। अगर आपके पास फंड्स हैं, सरमाएदारी है, तो आप बिजनेस पे जा सकते हैं। यू कैन ऑप्ट फॉर बिजनेस वीज़ास। आप यहाँ बिजनेस स्टार्ट करिए, या आपने कनाडा में बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास 1 CR या 1 करोड़ या 2 करोड़ के फंड्स हैं, तो उसके लिए बिजनेस ऑप्शंस हैं। आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा पे जाइए, दैट विल बी वेलकम्ड बाय द कंट्रीज ऑल्सो, उनको भी अच्छा लगेगा। अभी हमने बात करी थी डंकी की, कि लोग हरियाणा में 80 लाख से 1 करोड़ रुपया लगा के भी बाहर जाते हैं। और अभी हम बात भी कर रहे हैं बिजनेस वीज़ा की, कि 1 करोड़ इन्वेस्ट करके भी हमें कनाडा में एंट्री मिल सकती है। तो फिर वो लोग इस ऑप्शन को क्यों नहीं अडॉप्ट करते? सर बेसिकली प्रॉब्लम है गाइडेंस की। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हम ढूंढते हैं कोई नोन आदमी मिले हमें, ना कि कोई जानकारी वाला बंदा मिले, बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व होती है कि जिस पे भरोसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग फिर जो अनलाइसेंस्ड झोला छाप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं उनके चक्कर में फंस जाते हैं। और फिर वो जो होता है आपके सामने ही, कितने बच्चे हमारे गए हैं, कितने बच्चों को दिक्कतें आती हैं। अगर वही बच्चे स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे या बिजनेस वीज़ा पे जाते तो उससे ज़्यादा लोग सेटल हो सकते थे वहाँ पे, और इससे आधे अमाउंट में सेटल हो सकते थे। सर आपने बिल्कुल सही बताया कि मतलब गाइडेंस अगर प्रॉपर हो तो इलीगल जाने से अच्छा इंसान लीगल और कम पैसों में जा सकता है। जी बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि अब कोई आम इंसान है, पिंड से उठ के शहर में आता है, वो कैसे पता लगाए कि ये इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, ये जेन्युइन है या फ्रॉड है? सर देखिए, पहले तो उनको अपनी असेसमेंट करनी चाहिए। अगर आपने बाहर जाना है तो आपके पास फंड्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमें टूरिस्ट वीज़ा पे भी जाना, घूमने जाना है, तो आपके पास फंड्स होने चाहिए 8 से 10 लाख के, शो करने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं जी। और वहाँ से इतने इतने दिन घूमना है हमने, हमारे पास ये रिटर्न टिकट है, हमें वापस आना है। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो पहले अपने इंग्लिश के स्कोर का असेसमेंट करिए। अगर आपको किसी अच्छे कंट्री में जाना है तो IELTS या PT में 6 स्कोर आपको आना ज़रूरी है। इमिग्रेशन उसका अगला स्टेप है, राइट। और उसके अलावा आपके पास क्या फ़ीस के पैसे हैं, आप ऑनलाइन गूगल पे चेक कर सकते हैं कौन सी कंट्री में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, उनकी कितनी फ़ीस है। बिल्कुल या किसी भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट से आप एक तो आप असेसमेंट करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जी। पहला असेसमेंट है आपकी इंग्लिश की टेस्ट का, नंबर्स का। दूसरा असेसमेंट है आपके फंड्स का। देन इफ यू गो टू सम इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो आप पहली चीज़ उनका लाइसेंस देखिए, दूसरी चीज़ उनका इंस्टा या फेसबुक का आप लिंक लीजिए, उस पर कमेंट्स देखिए, गूगल रिव्यूज़ चेक करिए। और मेरी एक और सजेशन है कि जहाँ भी अप्लाई करना है, अपने घर से 10 किलोमीटर के रेडियस में अप्लाई करिए, ताकि आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, आप सुबह गए दोपहर तक उनसे मिल के सर क्या अपडेट है, या कोई दिक्कत है, कागज़ भेजने, कोई अटेस्टेशन करानी है, तो पास में हो तो बेटर रहता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अबोहर से चलेंगे, चंडीगढ़ अप्लाई करेंगे, वो कहीं कोई दिक्कत आ गई तो एक पूरा दिन निकल जाता है सिर्फ एक छोटा सा फॉलोअप लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जिनका ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत आपने अच्छी बात करी। और 80% लोग मैं जानता हूँ वो यही चीज़ को अपनाते हैं कि वो इतने दूर के कंसल्टेंट को हायर कर लेते हैं और बाद में वहाँ आने जाने की ही उनको कॉस्ट ही इतनी हैवी पड़ती है कि वो जाना ही बंद कर देते हैं। जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आज के समय में इंडिया की बात करूँ तो हर कोई कनाडा, सेकंड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया,
थर्ड कोई कंट्री नहीं दिखती है, तो क्या यंगस्टर्स को दूसरी कंट्री की तरफ भी मूव करना चाहिए, और कौन से अच्छे ऑप्शन है अदर कंट्री की बात करें? जी सर, एक्चुअली बच्चों का भी कसूर नहीं है, जो हम सुनते हैं वही हम करते हैं। जी। तो जैसे कनाडा चल रहा है पिछले 30 सालों से, 30-35 सालों से चल रहा है, कनाडा हम करते हैं। बट ड्यू टू सम पॉलिटिकल फ्रिंजेस अभी 2022 से वो कनाडा में प्रॉब्लम आई हुई है, वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। तो और ऑस्ट्रेलिया में जो गाइडलाइंस हैं बहुत स्ट्रिक्ट है। So in that scenario, people can opt to study to Shenzhen. फ्रांस है, डेनमार्क है, स्वीडन है, देर वेरी गुड कंट्रीज। तो फ्रांस जैसे वहाँ पे आईएसपीटी की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे ही आपकी एडमिशन हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 साल का आपका स्टडी वीज़ा है, उसके बाद प्लस 20 मंथ्स का आपका वर्क परमिट है। और उसमें भी ये है कि वंस यू गेट योर जॉब यू कैन कॉल योर स्पाउस ऑल्सो। सो ऐसी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी ऑप्शन हैं। तो शेंजन आई थिंक वी नीड टू एक्सप्लोर मोर फॉर स्टडी वीज़ास। बात कहीं ना कहीं वो गाइडेंस की आ रही है कि हमें दिखाया ही वो जाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं एजेंट की कमीशन बनती है। नहीं कि देखिए, कनाडा। दोनों चीज़ें सर, मैं ये कहूँगा कि देखिए हर बंदा यहाँ बिजनेस के लिए है, राइट। जी। तो हम अगर दुकान पे कपड़ा भी खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी बार्गेनिंग तो करते हैं। हाँ जी। तो आप भी बार्गेनिंग करिए और अपने दिमाग लगाइए कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ आपका सूटेबल है। जब आप एक ही कंट्री पे एडमेंट हो जाते हैं कि मैंने इसी कंट्री में जाना है क्योंकि मेरी बुआ चाचा का लड़का वहाँ गया हुआ है, कोई रिश्तेदार गया हुआ है और ये कंट्री वहाँ ऐसा है वैसा है, तो फिर सामने वाला समझ जाता है भाई आपने वहीं जाना है। बिल्कुल। तो फिर उसके चार्जेस भी हाई रहते हैं। जो हम बचपन में करते थे एक्सप्लोर, कि अपने पिंड में इस गली में से दूसरी गली में जाना, फिर वहां से नई जगह को एक्सप्लोर करना, तो सेम है अब्रॉड जाना है तो हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए कि कनाडा जाने से अच्छा और कोई कंट्री बेटर है या नहीं है। साथ ही साथ में सर मैं पूछना चाहूँगा कि जर्मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जी वहाँ पे, हमने सुना है कि वहाँ पे स्टडी भी फ्री होती है, जी। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सी जर्मनी की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं सर, वहाँ स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी। और पर उसके लिए आपको लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। A1 A2 आपको इंडिया से क्लियर करना पड़ेगा एंड B1 B2 आपको जर्मनी जाके क्लियर करना पड़ेगा आपका वीज़ा लगने के बाद। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप लैंग्वेज स्टडी करने को रेडी हैं जर्मन। सो वो कंसर्न है। अदरवाइज कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ इंग्लिश चलती है। शेंजन में से लातविया है, लुथानिया है, इट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। तो शेंजन का बेनिफिट ये है कि वंस यू गेट अ वीज़ा फॉर शेंजन यू आर एलिजिबल फॉर टू ट्रैवल इन 29 कंट्रीज। तो 29 कंट्रीज हैं, आप किसी में भी सेटल हो सकते हैं, आप वहाँ पे PR अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा इज़ ऑल्सो गुड। मैं नहीं कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया बुरे हैं, बट आप अपने स्कोर के हिसाब से, इंग्लिश स्कोर के हिसाब से, आप अपने +2 के स्कोर्स के हिसाब से अप्लाई करें तो बेटर रहेगा। सर कनाडा का 2026 में ओपन होना, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा इजीली देना जैसा कि पहला देता आ रहा था, ऐसा चांसेस लगते हैं? सर देखिए ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। वैसे तो वहाँ इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ड्यू टू पॉलिटिकल टाइप्स में जो इश्यूज आए हैं उसकी वजह से दिक्कत है। अब ये तो कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड बंदा बता सकता है, मैं नहीं बता सकता उसको। है कि बाहर हर कोई जाना चाहता है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, USA, न्यूजीलैंड, हर किसी का सपना है बाहर जाना, बट कहीं ना कहीं कोई स्किल होने की वजह से वो चले जाते हैं और अनस्किल्ड वर्कर यहाँ पे रह जाते हैं। तो अनस्किल्ड के लिए क्या बेटर ऑप्शंस है? सर देखिए अनस्किल्ड एंड स्किल्ड बोथ कैटेगरीज आर वेलकम इन ब्रॉड कंट्रीज। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो सिर्फ स्किल्ड लेबर को वीज़ा देती हैं, बट कुछ अनस्किल्ड के लिए, जैसे मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे जर्मनी है या आपका ग्रीस है, जी। स्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक है, वहाँ पे अनस्किल्ड को भी मिलता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, कंपनी आपको बुलाती है, ट्रेन करती है और आपको फिर एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं, रेदर देन आपको कोई गाइड कर दे सही से। बस यही फ़र्क है। +2 या 10th पास भी चल जाते हैं? नहीं देखिए, मिनिमम 10 पास तो होना चाहिए और थोड़ा सा इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, बिकॉज अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे करेंगे। तो इसमें बात करें कॉस्टिंग की सर, कॉस्टिंग कितनी आ जाती है और इनकम कितनी जनरेट हो जाती है? कॉस्टिंग वेरी करती है कंट्री टू कंट्री। तो अराउंड हम 5 to 10 लाख मान के चले कि 5 to 10 लाख एक्सपेंस करने से वर्क परमिट मिल जाएगा एक अनस्किल्ड वर्कर को? नहीं सर, आपको एटलीस्ट अगर शेंजन का करना है तो 15+ में ही जाएगा आपको। 15। अगर आपको अच्छी कंपनी में जाना है, सैलरी अच्छी होनी चाहिए, अकोमोडेशन मिलना चाहिए वहाँ पे, तो उसी में जाता है।
इंडियंस में देखा जाता है एक ये रुझान काफी है कि दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्री को भी कवर कर लेते हैं और यहाँ पे जाके अपना वर्क करते हैं। क्या ये कंट्री में जाना ठीक है या नहीं? यूएई तो अच्छा, बड़े सेफ कंट्रीज हैं यूएई। जी, यूएई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी और वैसे भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, आना जाना भी सस्ता है, आप अपना आराम से आ जा सकते हैं और बजट भी बहुत कम रहता है, कोई 1 सवा 1 लाख के करीब, 20,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में सारे वीज़ा हो जाते हैं। तो और तब तो स्टडी वीज़ा भी चालू होगा यूएई में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने तो अपने वीज़ा, अपनी यूनिवर्सिटी सेटअप करी हैं, तो आप स्टडी करने के लिए भी यूएई जा सकते हो। और जो सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर, यस, सिंगापुर इज़ ओपन फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना चाहते हैं जी, जी। वो ओपन है। अभी सर आपने बातों में बताया कि 1 लाख रुपया लगता है दुबई का। 20,000 से 1.5 लाख के बीच में हो जाता है। ओके, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, 20-25 हज़ार से वीज़ा शुरू होते हैं उनके। तो उनको 25,000 रुपये में वीजा लॉट हो हाँ जाता हाँ, है मिल मतलब। जाते हैं, उनके वीज़ा मिल जाते हैं। कोई यहाँ से दुबई जाता है तो आगे उसको किसी और कंट्री में अगर वो कन्वर्ट करवाना चाहता है वीजा, यूके में, शेनेगन में, कनाडा में, तो क्या उसके लिए बेटर ऑप्शंस होते हैं या नहीं? यस, दुबई का जो वर्क परमिट का एक्सपीरियंस है दैट इज़ इक्वल टू यूरोप। अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है दैट इज़ एज गुड एज यूरोपियन कल्चर। तो वहाँ वर्क करने के बाद आपके लिए फिर यूरोप के रास्ते खुल जाते हैं। यू कैन मूव टू यूरोप ईजिली। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी होटल में काम कर रहे हैं, वो यूरोप के किसी कंट्री का होटल है, तो वो आपकी ट्रांसफर्स भी हो जाती हैं कि आप दुबई से ट्रांसफ़र होकर स्वीडन चले गए या हॉलैंड चले गए या आप यूके चले गए। अगर किसी को शेनेगन का टूरिस्ट वीजा नहीं मिल रहा तो मतलब परेशान नहीं होना चाहिए, दुबई जाके ध्यान वो शेनेगन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ध्यान। हाँ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपना, देखिए मैं पहले कहा था कि पहले सेल्फ असेसमेंट करिए। हाँ, आप किसी के पास तो बाद में जाएंगे। पहले पैरामीटर्स हैं आपकी इंग्लिश कैसी है, आपके पास फंड्स कितने हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपने अगर स्टडी वीज़ा के लिए जाना है और अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे कंट्री में जाना है, तो ओवरऑल 6 बैंड, मतलब 5.5 भी चल जाता है, पर ओवरऑल 6 बैंड्स अगर आपने वहाँ पीआर अप्लाई करना है वो ज़रूरी है, बिल्कुल। राइट। और दूसरी चीज़, आपके फंड्स कितने हैं आपके पास। और थर्ड थिंग इज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ एज। अगर मैं अब जैसे वर्क परमिट की बात करें, मैं ये बात करूँ तो 40+ एज ब्रैकेट जो है उसमें वर्क परमिट बहुत टफ होता है। ना ही जाएं तो बेहतर है, क्योंकि फिर आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के साथ। सर हम धीरे धीरे बढ़ते हैं पीआर की ओर। अगर आप हमें थोड़ी सी गाइडेंस देना चाहें, क्योंकि आपके पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत लोग 30 to 40 लैक्स भी एक्सपेंड कर देते हैं तब भी उनको पीआर नहीं मिलती, लेकिन रियल रास्ता क्या है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं सिर्फ ये इमिग्रेशन ही नहीं, आई टीच नीट स्टूडेंट्स ऑल्सो। हम फिजिक्स का और केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ और बच्चों की एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन भी कराते हैं, उनकी नीट का एग्ज़ाम भी दिलाते हैं यहाँ पे। जिन बच्चों का नहीं हो पाता है तो बच्चों का हम अब्रॉड में एडमिशन भी कराते हैं। तो जैसे अब उनका भी पीआर का मसला होता है। अब कोई बच्चे फिनलैंड में एमबीबीएस करने गए हैं तो ऑफन जैसे कि सर अब हमें पीआर भी करनी है, यूके में गए हैं या आपका इजिप्ट में गए हैं, तो पीआर के ऑप्शन सबको चाहिए होती है। तो पीआर के मैं आपको ज़्यादा ब्रॉड ना देके ये 2-4 पॉइंट्स बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पीआर लेनी है तो पहला काम आपका होना चाहिए कि आप अपना कोर्स कौन सा चूज़ कर रहे हैं, जी, राइट। बिल्कुल। जैसे एमबीबीएस के केस में हम कॉलेज देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन सी रैंकिंग यूनिवर्सिटी आप चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद आपकी पीआर आसान हो जाता है। दूसरे केसेस में हम देखते हैं कि पहला चीज़ आपका आईएलटीएस का स्कोर क्या है। अगर वो 6+ है, राइट, पहला टिक हो जाता है। दूसरा है आपका कोर्स क्या है। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ केयर, वेरी गुड। आईटी, वेरी गुड, राइट। जर्नलिज्म, वेरी गुड। लॉ, वेरी गुड। इन 4 कैटेगरी से अलावा जो है तो वो पीआर फिर एक स्ट्रगल हो जाती है। देन यू हैव टू गो टू पीजी प्रोग्राम, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, उसके पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं, राइट। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपका वहाँ पे जो जर्नी है, जितनी देर आप रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई लिटिगेशन या गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ये 2-3 पैरामीटर्स हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है हर एक कंट्री की वेबसाइट पे। आज की डेट में किसी पर्सन्स को वर्क वीज़ा मिला, टूरिस्ट मिला या पीआर मिली, बट जब वो यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो
तो एयरपोर्ट पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार देखा है कि उन्हें वहीं से ही वापस भी भेज दिया जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है और कौन से क्वेश्चंस मेजोरिटी में पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, जैसे आप स्टडी वीज़ा की बात करें, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं तो बट नॉमिनल से क्वेश्चन होते हैं। आप कौन से कंट्री में जा रहे हैं, कौन से कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आप यहाँ कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, फंड्स कितने आपने शो किए हैं, बेसिकली रिलेटेड टू वीज़ा। और स्टडी वीज़ा में दिक्कत आती नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हैं वो दिक्कत आती है टूरिस्ट वीज़ा में। जी। अब आपने टूरिस्ट वीज़ा तो निकलवा लिया, सपोज मैं बात करता हूँ कि आपने स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा निकलवा लिया, राइट। तो आपको ये तो पता होगा ना आप रुकेंगे कहाँ। तो आदमी पूछेगा ना, आप कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ रुक रहे हो, कब वापस आओगे। तो ये पूछने का मतलब ये होता है कि देखिए हमारा कोई बंदा डिपोर्ट हो इंडिया का, तो वो आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी नहीं चाहती है। सो एक फ़िल्टर रहता है। अगर आपने इसको दूर करना है तो आप अपना देख के चलिए कि आप जैसे स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं तो साथ में कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। स्टे कहाँ करेंगे, कितने दिन स्टे करेंगे, कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तो जिससे भी आपने लगवाया है उसको बोलिए सर मुझे आइटनरी दीजिए जो आपने वहाँ शो करी है, राइट। और स्टे का बताइए जो आपने वहाँ शो करा है। तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि उनके पास वही कागज आएंगे जो वीज़ा के एप्लीकेशन के टाइम पे आपने दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टे कहाँ पे है, और आइटनरी मतलब आपने घूमना कहाँ कहाँ दिखाया हुआ। तो अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे साथ भी एक बार ऐसा सिनेरियो हुआ कि हमने दुबई जाना था, तो सेम क्वेश्चन हमसे एयरपोर्ट पे पूछे गए और एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अटपटा सा लगा कि वहाँ का वेदर क्या है कि वहाँ पे वेदर क्या है वो हमें बताओ। जी। तो मेरे को तब फील हुआ कि हाँ, अगर किसी लेमैन से, जैसा आपने जिक्र किया कि टूरिस्ट वीज़ा अगर उसने लगवाया और एजेंट ने उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए, तो उसे अपना जहाँ भी वो जा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा वेदर है, कौन सी जगह पे स्टे कर रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, आपको शो मनी मतलब आपके जेब में कैश या आपके अकाउंट में पेमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि वो देखते हैं जैसे नॉर्मली $1000 इज़ मोर देन इनफ टू कैरी। तो सर आज के समय में देखा जाता है कि हरियाणा के और पंजाब के काफ़ी लोग सिर्फ एजेंट को अपना पासपोर्ट देते हैं। भाई ना मेरे पास इनकम टैक्स रिटर्न है, ना मेरे पास फंड है शो करने के लिए, पासपोर्ट लो और मेरे हाथ में वीज़ा दे दो। जब उन्हें टूरिस्ट वीज़ा मिलता है और वो कनाडा मूव करते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाना होता है। तो क्या वो वर्क परमिट पे कन्वर्ट करवा सकते हैं या उन्हें वहाँ से वापस भेज दिया जाता है? इसके बारे में थोड़ा सा। ये चीज़ तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर दें। ज़्यादा कोई 2-2.5 हज़ार का खर्चा ITRs का, आप अपनी ITR ज़रूर दें, फंड्स खुद शो करें, क्योंकि एडिटेड या फेक डॉक्यूमेंट्स पे अगर वीज़ा निकल भी आएगा ना तो कल को इमिग्रेशन का इशू हो सकता है, क्योंकि वो उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो किसने लगाए हैं वो आपको पता ही नहीं है। जी। कल को इमिग्रेशन ने पूछ लिया कि आपकी लास्ट ITR कितने की भरी थी आपने, और आप ब्लैंक हो, बैंक स्टेटमेंट है कितने का शो किया था, आप ब्लैंक हो। अब तो डिजिटल का ज़माना, हर चीज़ डिजिटली ऑनलाइन पड़ी हुई है। कल को किसी ने वेरीफाई कर लिया, सपोज आपने वर्क परमिट में कन्वर्ट करा लिया 1 साल बाद जाके, ठीक है, यू आर वर्किंग ओवर देयर, बट सडनली आपको पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट एडिटेड थे एंड यू गेट डिपोर्टेड, देन व्हाट डू यू डू? वेस्ट हो गया ना सारा कुछ। तो जब हम बेस बनाना ना, घर बनाना है, तो अगर नींव में ही आप गलत सामान लगा दोगे तो घर तो कभी भी गिर सकता है। बात वहीं आ जाती है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है अगर हम खुद ही प्रोवाइड कर दें जी तो वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है। जी, इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। एक CA के साथ बात करिए आप, वो आपकी ITR दे देगा आपको जेन्युइन, राइट। फंड्स अरेंज करके आप अपना लोन भी करा सकते हैं, वो आपके बैंक स्टेटमेंट शो हो जाएगा। जी जी जी। ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। और इनकी कॉस्टिंग भी कहीं ना कहीं 5 to 10,000 मैक्सिमम। नहीं सर, कहाँ 5-6 हज़ार में सारा काम हो जाता है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। ये जो इमिग्रेशन का लाखों का धंधा बना रखा है ना, ये कुछ हजारों या लाखों की बात ही। सर देखिए, सर्विस चार्जेस होते हैं। अगर आप यू आर वेरी फैमिलियर विद द कंप्यूटर सिस्टम्स, तो अवेलेबल ऑनलाइन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, खुद भी अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन जैसे मैकेनिक तो हम भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी है, उसका ऑयल नीचे से खोला, ठीक है, आपने एयर फिल्टर खोल लिया, खोल तो लिया, बंद कौन करेगा उसको? ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी गो टू द एक्सपर्ट्स कि जो भी है चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये सर्विस चार्ज बेस्ड इंडस्ट्री है और आई थिंक ये इट्स ए गुड इंडस्ट्री। हम लोगों ने इसको बहुत बदनाम कर दिया पिछले 3-4 सालों में, बिकॉज ब्लैक शीप्स तो हर एक फील्ड में होती हैं। पॉलिटिक्स में नहीं है क्या, मीडिया में नहीं है क्या, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है क्या?
कौन सी ऐसी स्ट्रीम है या बिजनेस है या जॉब प्रोफाइल है जिसमें फिर पंजाबी च कहते हैं कालिया भेडा नहीं है। सही बात है। ठीक है, तो भेडा हर जगह ही ने। हाँ। सो बेटर है हम काम अच्छे से करें। और कहीं भी कुछ करना है, मैं फिर कहता हूँ सारे आपके व्यूअर्स को कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले घर पे आधा घंटा बैठिए, अपनी असेसमेंट करिए कि मेरे इंग्लिश के स्कोर कितने आए आईएलटीएस में, या मेरे पास क्या स्किल है वर्क परमिट के लिए, और मेरा बजट कितना है, और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ये दो तीन चीज़ें हैं। आप अगर आराम से इत्मीनान से ठंडा पानी पी के आराम से उसको एनालाइज कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सर जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को टूरिस्ट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, वर्क परमिट, पीआर, किस कंट्री में जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। बट बहुत से लोग अभी भी हैं जिनके मन में एक सवाल है कि किसी भी तरीके से हमारा अगर वीज़ा नहीं आता तो वो रूट अपनाते हैं डंकी का। वो जाना चाहते हैं डंकी वाले रूट से। आप उसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि वो क्या रूट होता है और उस पे जाना चाहिए या नहीं। डंकी के लिए मैंने बहुत लोगों को समझाया भी है, खैर वो मेरे से नाराज़ होकर चले गए। मैं इसमें ही हूँ, डंकी रूट जो है सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए नहीं, कंट्री के लिए भी हानिकारक है। बिकॉज कहीं ना कहीं अपने कंट्री की इमेज भी ख़राब होती है, हमें वो भी समझना चाहिए। बिकॉज एक बार हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो हम इंडियन हैं, यहाँ हम पंजाबी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, गुजराती हैं, बिहारी हैं, यूपी के हैं, तो एक तो इमेज भी ख़राब होगी हमारी। तो डंकी रूट तो कभी लेना ही नहीं चाहिए। और इतना पैसा अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैंने जिसमें पहले कहा, आप बिजनेस वीज़ा के लिए ऑप्ट करिए। आप इन्वेस्टर बन के जाइए ना, लोग आपका वेलकम करेंगे वहाँ पे। लेबर बन के क्यों जा रहे हैं फिर आप? अगर आप 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं तो फिर लेबर बन के थोड़ी जाना है। एक चीज़ और है जो ऑडियंस जानना चाहती है कि डंकी रूट पे जो लोग जाते हैं, क्या गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि इस चीज़ को स्टिकनेस दे, बैन करे इस चीज़ को? हर साल 2.5 लाख के करीब बच्चा है जो +2 पास करता है पंजाब में, 2,46,000 के करीब। राइट? तो बच्चों को ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती हैं। कुछ मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाते हैं, कुछ यूपीएससी में जाते हैं आर्ट्स के साथ। बट कुछ बच्चे हैं जो विदेश पढ़ना चाहते हैं। अब जो इंटेलिजेंट हैं वो 6 बैंड्स लेके जाते हैं, वो अपना बैंड्स आ गया, उनका जो कॉलेज सेलेक्ट हो गया, वीज़ा आ गया, वो चले गए। अब आती थर्ड कैटेगरी, जहाँ एजुकेशन नहीं है, 10th करी है, +2 भी डाइसी है, +1 में छोड़ दिया, ज़मीन है, पैसा अच्छा है, बट जाना बाहर है, तो वो कैटेगरी को फिर मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब पहले भी डंकी लग रही थी 2022 में, कि जब डंकी लग रही थी क्या हमें पता नहीं था, या हम वेट कर रहे थे कि अमेरिका ऐसे रिएक्ट करे? तो ये गवर्नमेंट्स को भी पता था, ये ब्यूरोक्रेसी को भी पता था, ये हमें भी पता था। अब हम तो गाइड कर सकते हैं, कोई नहीं माने तो उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी पॉलिटिकल विल का भी फेलियर है कि हमने उस टाइम रोका नहीं। अगर उस टाइम रोका होता तो ये सिचुएशन हमारे बच्चों की जाने ना जाती और ये सिचुएशन ना आती। बाकी स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा बच्चे कभी भी जा सकते हैं। इमिग्रेशन बेसिकली मैं कहूँ ये हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। आप ये देखें ना, हम पंजाब या हरियाणा भी लगा, हरियाणा चलो अभी गुड़गांव की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज हो गया है। अगर पंजाब की बात करें तो वी आर एग्रीकल्चर स्टेट, हमारी डिपेंडेंसी पूरी एमएसपी के ऊपर है इकोनॉमी की। और दूसरा है हमारी रेमिटेंस जो बाहर से आती है। अगर आप बात करें रेमिटेंस की तो आपकी आप लगा लीजिए 2023, 24 और 25 में वो ड्रॉप पे हैं जो बाहर से इनकम आती थी हमें। इमिग्रेशन बिजनेस को इतना ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जैसे इमिग्रेशन का जो काम करता है वो स्मगलिंग कर रहा है। मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है सर, ऐसा नहीं कह सकते कि मीडिया का रोल नहीं है। तो मीडिया का भी बहुत रोल रहा है तो इसको मतलब डिग्रेड करने में। क्योंकि हमारी आदत है ना कि कोई अगर ऊपर जा रहा है तो उसको ये नहीं कि उसके बराबर ऊपर फ्लाई करें, हम उसको नीचे कैसे खींच सकते हैं, हमारी ये पहली प्रायोरिटी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आज बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। अगर कोई ऑडियंस जो हमें देख रही है, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर वो टूरिस्ट वीज़ा है या वर्क परमिट है, पीआर है और स्टडी वीज़ा है, तो अगर कोई भी कंसल्ट आपसे करना चाहता है तो आपके थ्रू वो कैसे पहुंच सकता है?
सर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.apsa.in पे भी जा सकते हैं। जी। कोई नीट या जेई की कोचिंग के लिए भी अगर आना चाहें या गाइडेंस भी लेना चाहें एमबीबीएस अब्रॉड के लिए या इमिग्रेशन के रिगार्डिंग हमसे बात करना चाहें तो www.apsa.in पे कॉल करें। बाकी नंबर्स हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेंगे, आप उन पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया जी थैंक यू। और हमें इतनी नॉलेज दी, इतनी गाइडेंस दी। मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूँगा और आप सभी का भी थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने भी अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। Thank you. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू।